मैं क्लास के अंदर हूँ कि क्लास से बाहर हूँ? आगे मैं तुम लोगों से बहुत तंग, ना मुझे मजबूर करेंगे कोई। मैं कल जो है मैंने वो कंस्ट्रेंट स्टार्ट किए थे। अच्छा, आज हमने जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करना है। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, कोई भी जब मोशन हो रही है तो उसके अंदर जो आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होते हैं उस मोशन के अंदर, या वो उस मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी सिस्टम की मोशन जिस कोऑर्डिनेट की मदद से डिस्क्राइब करते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाता है? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कोई भी जो मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रही है, प्लेन के अंदर हो रही है, 3D के अंदर हो रही है, अब वहां पर जो कोऑर्डिनेट्स उसकी मोशन से रिलेटेड है, यानी कि जो उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो उसके जनरल कोऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब मूव कर रहा है तो वहां पर एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, जो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स है। इसी तरह कल आपको सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दी थी कि सिंपल पेंडुलम जो है उसके अंदर पेंडुलम जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी मोशन को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? उस एंगल से जो वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज कर रहा होता है। तो उसका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। थीटा जो है एंगल जो है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करा। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं that are required to describe the motion of a system is called degree of freedom. फ्रीडम मतलब उसको आज़ादी, किन डायरेक्शंस में उसको मूव करने की आज़ादी है। अगर अब आप सपोज करें कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम हो, इफ इन द सिस्टम ऑफ n number of particles, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका सिस्टम हो हमारे पास, तो यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, देयर आर k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो यहां पर k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि वी हैव n 3n minus k number of independent of coordinates ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की। तो इसके अंदर n जो है n जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो n अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसका मतलब है कि n जो है वो क्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। एंड दीज n आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। और ये जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आर नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको हम डिनोट करते हैं, दे आर डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये तो n तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, 3 जो है वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 3D के अंदर आपका जनरलाइज जो होता है वैसे तो 3D के होता है ना, उसके बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है कि इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं, और n यानी कि ये इक्वेशन जो है ये आपके पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। इस इक्वेशन से आप सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितने जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। कोई भी सिस्टम जो है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, कोई भी सिस्टम है। और हमें यहाँ पर इस बात का पता चलेगा कि जो कोऑर्डिनेट बेसिकली जो कोऑर्डिनेट मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, यानी कि वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और वो जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वही एक्चुअली क्या है, वो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की यहां पर एग्जांपल लें तो सिंपल पेंडुलम के अंदर फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो अगर हम सिंपल पेंडुलम जो है उसका केस लें तो सिंपल पेंडुलम के केस में सिस्टम के पास एक पार्टिकल है, ठीक है। द सिस्टम हैज वन पार्टिकल, सिस्टम जो है उसके पास एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल, यानी कि वो एक बॉब है वो जो लेंथ के साथ लगा हुआ है और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर एक पार्टिकल है तो फिर n 1 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 3 नीड 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और इसको 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वैसे तो मोशन किस में होती है, 3 ही होते हैं ना, 7 टाइम उसके होता है चौथा। तो इसका मतलब है कि इसको 3n, इसको 3n कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर, x y z, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वन पार्टिकल। अब यहां पर हमने ये जो सिस्टम है
इसके अंदर देखना है कि इस पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कंस्ट्रेंट्स जो हैं नंबर 1, पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन। पार्टिकल जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक एक्सिस जेड जो है वो 0 के बराबर है। एक्स वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है नंबर 2 के ऊपर, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, यानी कि वो जो लटका हुआ है जिस लेंथ के साथ, वो लेंथ जो है वो कांस्टेंट। ये ऐसे ही होता है ना, ये तो ये लेंथ है इसकी, ये एंगल थीटा है, ये बॉब है जिसका मास m है। तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये कांस्टेंट है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रही। आपने फिक्स लेंथ ली होती है, उसको कोई बदल तो नहीं रहे होते बार बार, वो जिस लेंथ का लटकाया होता है उसके साथ ही फिर उसको वाइब्रेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। तो लिहाजा यहां पर हमें जो रिक्वायर्ड है, देयरफॉर नीड n3n माइनस k। तो अब यहां पर पहली बात तो यह है कि n1 है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास k है वो 2 है, क्योंकि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट तो एक ही है आपके पास इधर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि n3 इंटू 1 माइनस 2, तो n जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो वी हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको ये कैसे पता चला कि K2 है, मुझे जरा इसका जवाब दें। हाउ डू यू नो कि K2 है? प्लेन के अंदर और 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कांस्टेंट 2 कैसे? कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट तो रिस्ट्रिक्शन होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो कर लो इजहार ख्याल। और कोई? कहते हैं ना ओपिनियन सुननी चाहिए अवाम की। और कोई? और अक्ल के अंधो, यहां से नजर नहीं आ रहा तुमको, ये एल को मैं कांस्टेंट कह रहा हूं, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये वो क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों कर दिया उसको भाई? एक ये कांस्टेंट लगाया, दूसरा ये कांस्टेंट लगाया कि एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए 2 कांस्टेंट है। समझ आई ये बात? आप कह रहे हैं जी एक्स वाई प्लेन कांस्टेंट हो गई है, और भाई वो तो अलहदा से एक कांस्टेंट है। मैंने कल क्या बताया था कि व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट है कि रिस्ट्रिक्शन जो आप इंपोज कर रहे हैं मोशन। अब आपने एल को कांस्टेंट करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी है ना, देखो ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई इसकी लेंथ कांस्टेंट है, हाँ, हम इसकी लेंथ को वेरी नहीं कर सकते। इसी लेंथ के साथ ही इसने मूव करना है। अब वो लेंथ में फ्री तो नहीं है, लेंथ में फ्री तो नहीं है, उसकी फिक्स कर दी। दूसरा आपने ये कह दिया कि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये 2 अलग से कांस्टेंट है, एक्स और वाई कोई कांस्टेंट नहीं है। वो तो आपने क्या, आपने जब मोशन को डिस्क्राइब किया तो कैसे किया है? सिंपल पेंडुलम की
आपने कहा जी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और लेंथ कांस्टेंट। ये शुरू से दो चीजें बता दी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने उसकी एक तो प्लेन के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, दूसरी उसकी लेंथ जो है उसको भी कांस्टेंट कर दी। तो दैट ये दो, इसीलिए तो एल को कांस्टेंट लिखा है यहां पर, इसलिए के जो है वो 2 के बराबर है। तो ये जब भी आपने कांस्टेंट को चेक करना, क्योंकि जब लैग्रांजियन मैकेनिक्स में देखा जाता है सिस्टम किसी को भी सॉल्व किया जाता है तो वहां पर यही देखना होता है कि आपके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ठीक है, कितने जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। उन जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को देख के आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बनानी होती है। तो अगर आपको कांस्टेंट का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बना पाएंगे। वहां पर आपको ये समझ ही नहीं आएगी है कि सिस्टम के अंदर कितने जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और कितने कांस्टेंट्स लगे, ठीक है। समझ आई अब क्या कांस्टेंट्स हैं? एक एल कांस्टेंट है और दूसरा एक्स वाई, 2 कांस्टेंट्स लगे हैं, इसलिए के को हमने 2 के बराबर जो है वो लिखा है। तो इसका मतलब है कि अब यहां से हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है निकली है। इट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, यानी कि Q दैट इज इक्वल टू थीटा। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ही जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बाकी तो आपने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंपोज की हुई हैं। अच्छा, अब जो है वो ये तो बात होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट की। अब जरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है उसको हमने देखना कि हम कॉन्स्टेंट्स को कितनी टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो इनको जो है क्लासीफाई किया जा सकता है डिफरेंट वेज के अंदर, लेकिन इनको मेनली 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो द कॉन्स्टेंट्स आर मेनली classified into 2 टाइप्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर इनको क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 को कहते हैं होलोनॉमिक, कॉन्स्ट्रेंट, और दूसरे को कहते हैं नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। तो ये 2 किस्म के कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो मेनली हम इनको कहते हैं कि जो होलिंग नॉमिनल हैं कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कॉन्स्ट्रेंट की है वो इंटीग्रेबल हो, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट की आए और आप उसको इंटीग्रेट कर सकें, तो ऐसा जो कंस्ट्रेंट होता है उसको होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। और ऐसी इक्वेशन कांस्टेंट की कि जिसको आप इंटीग्रेट ना कर सकें उसको हम कहते हैं कि वो नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इनको हमने 1 बाई 1 करके जो है अलग-अलग करके जो है इसको स्टडी करना है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि जो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है।
तो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं कंस्ट्रेंट्स की, और इंटीग्रेबल, अगर आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो फिर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। देन द constraints are the holonomic constraints। तो इस किस्म के जो constraints हैं इनको holonomic constraints कहते हैं। अब जो holonomic constraints हैं उनको हम जो एक्सप्रेस करते हैं जिन इक्वेशन से, holonomic constraints can be expressed by the equations। तो इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन से, जैसे f of I x1 x2 x3 goes to xn comma t। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर जो है n तक आ रही हैं डिग्रीज, और t जो है वो, यानी कि ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, और चौथा क्या है इसके साथ, टाइम का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर i जो है ये जो वेरी कर रहा है, ये i जो है ये आपके पास i 1 2 3 अप टू सो ऑन k तक जा रहा है। ठीक है, अब जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन जनरल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ holonomic constraint is expressed as, तो इसको हम कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, J1 to n करली f of I करली x j dxj इज इक्वल टू 0, जहां पर where I is equal to 1 2 3 up to so on up to k। तो जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है इसको बेसिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी मदद से, विद स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये बता रही है ना, स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम की मदद से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। A holonomic constraint can be expressed with the help of space coordinates and time। ठीक है जी, तो इसको स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम की मदद से आप
एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं। तो कोई भी डायनामिकल सिस्टम, अब डायनामिकल सिस्टम कौन सा होता है जिसके ऊपर फोर्सेस को आप एड्रेस कर रहे हो, तो कोई भी डायनामिकल सिस्टम जो है उसको हम होलोनॉमिक कह सकते हैं अगर वो उसके अंदर होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मौजूद है, यानी कि आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। आप वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है क्या वो इंटीग्रेट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तो हो सकती है तो फिर वो डायनामिकल सिस्टम जो है वो होलोनॉमिक है। तो अ डायनामिकल system is said to be holonomic if it has holonomic constraint। अगर इसके पास जो है वो होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है तो ऐसा डायनामिकल सिस्टम जो है वो होलोनॉमिक सिस्टम जो है वो कहलाएगा। अब हमने इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स देखनी है कि कहाँ पर हमारा वास्ता जो है वो होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट से पड़ता है। एग्जाम्पल्स तो नंबर 1 कॉन्स्ट्रेंट ऑफ रिजिडिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है इसकी कॉन्स्ट्रेंट की वो है रिजिड बॉडी। ठीक है, आपको पता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है? दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल of the holonomic constraints is rigid body। तो rigid body जो that consists of large number of particles। अब यहाँ पर जो आपके पास constraints हैं where the constraints on the motion of the particle, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कंस्ट्रेंट को पार्टिकल की मोशन पर ही देखना होता है। कीप द डिस्टेंस, xij is equal to xi minus xj अनचेंज्ड। अब ये डिस्टेंस जो है ये क्या रहता है? अनचेंज्ड। तो इसका मतलब है कि ये यहां पर एक कंस्ट्रेंट लग गया। ठीक है जी, ये आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि भाई ये ही डिस्टेंस इसने मेंटेन रखना, इसके अलावा और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता, एक्स आई माइनस एक्स जे। तो इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, constraints are
expressed by the इक्वेशन। तो आप कंस्ट्रेंट को जो एक्सप्रेस करेंगे हम जिस इक्वेशन से, वो होगी एक्स आई माइनस एक्स जे सी आई जे। तो एक्स आई माइनस एक्स जे और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो दो पॉइंट्स के दरमियान में है वो क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि एक्स आई को माइनस एक्स ये कंस्ट्रेंट लगा दी, ठीक है। इट मींस लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि लेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान कांस्टेंट है, सो इट इज ए होलोनोमिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि ये होलोनोमिक कांस्टेंट है। उसके बाद आप एग्जांपल देखते हैं नंबर 2। मोशन of a particle moving down the surface of a sphere। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो अब ये पार्टिकल जो है इसको आपने रखा हुआ है सॉलिड स्फीयर की सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर? कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है कि ये सिर्फ सरफेस पे ही मूव कर सकता है और यहाँ सरफेस के एक्सटीरियर रीजन के अंदर मूव कर सकता है। इसके अलावा इसके पास और कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स नहीं है इंडिपेंडेंट कि जिनकी वजह से ये मूव कर सके। ठीक है, तो अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो एक पार्टिकल जो है वो सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर के ऊपर पड़ा हुआ है, इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, और इस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि ये मूव कर सकता है, दैट इट कैन ओनली मूव ऑन द सरफेस, दैट इट कैन ओनली मूव ऑन द सरफेस, कि या तो ये सिर्फ सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है और इन द रीजन एक्सटीरियर टू द स्फीयर, और इन द रीजन एक्सटीरियर टू द स्फीयर, या उस रीजन में कि जो स्फीयर के एक्सटीरियर में है। तो ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, सरफेस पे कर सकता है, एक्सटीरियर पे कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट, अब ये मोशन जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट। सो कांस्टेंट
इज एक्सप्रेस्ड एज, तो अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ए होलोनोमिक कॉन्स्टेंट। सो दिस इज ए होलोनोमिक कॉन्स्टेंट। तो ये एक होलोनोमिक कॉन्स्टेंट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। वो एग्जांपल है इंक्लाइंड प्लेन की, कि एक बॉडी जो है रोल ओवर कर रही है या रोल डाउन कर रही है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन, तो देखें कि ये एक एक्स वाई हमारे पास प्लेन है और ये एक इंक्लाइंड है प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है, कोई थीटा एंगल बना रही होती है हॉरिजेंटल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये रिएक्शन आर है और यहाँ से ये कोई हाइट इसकी वाई है, ये डिस्टेंस वाई है और इधर से ये कोई एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल डाउन कर रहा है, स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, और इस पर जो कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है दैट इट ओनली मूव ऑन, दैट इट कैन ओनली मूव ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और इस पर यह कॉन्स्ट्रेंट है कि ये सिर्फ इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही मूव कर सकता है। तो अब हम जो इसको एक्सप्रेस किस तरह करेंगे, सो द कॉन्स्ट्रेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। अब जारी बात है, दो यहां पर हैं एक्स और वाई, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका tan ऑफ थीटा अगर एंगल फाइंड करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, y ओवर x के, और y जो है वो x tan ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा ये वाला जो है ये भी एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। दस इट इज ए होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो ये भी एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और अगर हम मॉडिफिकेशन ये कर लें कि ये कहें कि ये मोशन जो है वो टाइम पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको देखें तो फिर टाइम भी जो है वो इस पर एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग
डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ये नीचे जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, वेयर द इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि जो हाइट का एंगल है, एंगल ऑफ द प्लेन वेरीज विद टाइम, उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन आ रही है एंगल में, यानी कि टाइम के साथ साथ एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट जो है फिर दैट इज y ओवर x tan ऑफ थीटा, और थीटा यहां पर ओमेगा t के बराबर है, तो y ओवर x tan ओमेगा t। ठीक है, अब इसके अंदर टाइम की कंट्रीब्यूशन जो है वो भी आ गया। आपकी क्लास इधर ही होनी है कि उधर लैब इधर ही होनी? अभी कुछ और एग्जांपल्स इसकी रहते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँ।